सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आप लोग ये ऑनलाइन क्लास जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, वो अवेलेबल करवाया है आपको गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के द्वारा। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आज जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो है क्लास 12th। सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान। टॉपिक क्या है? नर युग्मोक्त भित्त का पहला भाग नंबर कितना हुआ? 1। इसके विभिन्न भागों के माध्यम से हम नर युग्मोक्त भित्त क्या होता है, इसका विकास कैसे होता है, संरचना कैसे होती है इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये टॉपिक जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 से है। उस चैप्टर का नाम क्या है? नर तथा मादा युग्मोक्त भित्त का विकास एवं संरचना। इसका मतलब हमें इस पाठ के माध्यम से किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी? युग्मोक्त भित्त का विकास किस प्रकार से होता है इत्यादि के बारे में। इससे पहले पाठ नंबर 1 से हमने पढ़ा था आवर्त बीजी पादपों में पाए जाने वाला जनन, और वो जनन 2 प्रकार कहते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन का एक थोड़ा सा सारांश पढ़ा था और ये बताया गया था आपको कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम अगले टॉपिक से लेना प्रारंभ करेंगे। तो ये आज का हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या पढ़ा था लैंगिक जनन में? कि लैंगिक जनन अंग के रूप में होता है, वो पुष्प कहलाता है। पुष्प विकसित होता है तभी उसके अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुष्प के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की थी? कि पुष्प एक रूपांतरित परो है। क्यों है? इसके बारे में हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। इस पुष्प में कुल कितने भाग पाए जाते थे? तो कुल 2 भाग पाए जाते थे। एक भाग को नाम देते थे हम सहायक अंग, ये नाम दिया था, और दूसरा जो अंग थे वो कौन से थे? वो थे आवश्यक अंग। ये भी डिस्कस किया था कि लैंगिक जनन के लिए जो युग्मक विकसित होते हैं वो किन में होता है? आवश्यक अंगों में होता है। सहायक अंग कौन कौन से थे? सहायक अंग पहला था बाह्यदल। क्या आप बता सकते हैं कि बाह्यदल के समूह को हम क्या नाम देंगे? बाह्यदल पुंज। ठीक इसी प्रकार का जो दूसरा चक्र था वो कौन सा था? दल। और दल के समूह को क्या नाम देते हैं? दलपुंज। ये प्रथम चक्र, ये द्वितीय चक्र। इसके बाद में आते थे आवश्यक अंग। तो आवश्यक अंग में भी 2 प्रकार के अंग थे। कौन कौन से? एक को नाम देते थे पुंकेसर और दूसरे का नाम क्या दिया था? स्त्रीकेसर। क्या नाम दिया था? स्त्रीकेसर। ये सभी चक्र या अंग पर्ण के रूपांतरित भाग माने जाते हैं। किसके? पर्ण के। पुष्पासन है वो स्तंभ का रूपांतरित भाग है, तो रूपांतरित भाग है इसलिए इसको नाम देते हैं रूपांतरित पर्व। क्योंकि युग्मकों का निर्माण या जनन में भाग लेने वाली संरचना है, परागकण है, अंड कोशिका इत्यादि आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्रीकेसर में विकसित होती है। तो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं इन अंगों में विकसित होने के कारण इन आवश्यक अंगों को उर्वर अंग या फर्टाइल अंग भी कहते हैं। क्या नाम देंगे? उर्वर। जबकि बाह्यदलपुंज और दलपुंज इनमें जनन कोशिका विकसित नहीं होती, इसीलिए इन अंगों को बंध्य अंग के नाम से जाना जाता है। बंदी अंग और उर्वर अंग। पर्ण का रूपांतरित तो उर्वर पर्ण और बंदीय पर्ण। उर्वर पर्ण जिसमें बीजाणु विकसित होते हैं, युग्मक होंगे, युग्मक को निर्मित करने वाली संरचना बीजाणु बनेंगे। तो बीजाणु को निर्मित करने के कारण इन अंगों को बीजाणु पर्ण भी हम कह सकते हैं। और बीजाणु कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा 11वीं में मॉर्फोलॉजी जब पढ़ी थी तब लघु बीजाणु होते थे, गुरु बीजाणु होते थे,
होते थे। तो उनमें लघु बीजाणु का गुरु बीजाणु का निर्माण होने के कारण इन अंगों को क्या कहते हैं, आवश्यक अंग। क्योंकि पुंकेसर में या पुंकेसर के अंदर पाए जाने वाले भाग परागकोश के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसलिए पुंकेसर को लघु बीजाणु का रूपांतरित पर्ण मानते हैं। और स्त्री केसर को किसका मानेंगे, गुरु बीजाणु का। बीजाणु पर्ण पाए जाने के कारण इस पुष्प को बीजाणु पर्णधारी पर्व मानते हैं। सामान्य तौर पर स्तंभ पर जो पर्ण होती है वो कौन सी है, प्रकाश संश्लेष सामान्य पर्ण। तो स्तंभ को क्या मानेंगे, सामान्य पर्णधारी। और पुष्प को क्या कहेंगे हम, बीजाणुधारी पर्व। तो इस पुष्प के दो नाम होते हैं, रूपांतरित पर्व और बीजाणु पर्णधारी पर्व। इस पाठ का टॉपिक भी हमने लिया वो नर युग्मक भेद है। नर युग्मक भेद का निर्माण होता है लघु बीजाणु से या परागकणों से, और परागकणों का निर्माण होता है परागकोश से। परागकोश जिस संरचना में पाए जाते हैं उसको नाम देते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर एक बड़ी संरचना है। इस पुंकेसर में क्या पाए जाएंगे, परागकोश। परागकोश में क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का। लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी से किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और ये लघु बीजाणु परागकण के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और परागकण के परिवर्धन से नर युग्मक भेद का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लघु बीजाणु से किसका निर्माण होगा, नर युग्मक भेद। हमारा टॉपिक क्या है, नर युग्मक भेद का विकास ही पढ़ना हमें। तो इस संरचना को पढ़ने के लिए हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, लघु बीजाणु को। लघु बीजाणु कहाँ उत्पन्न होता है, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी किसका भाग है, परागकोश का, और परागकोश किसका, पुंकेसर का। इसका मतलब इस संरचना का पूर्ण रूप से समझने के लिए, पूर्ण रूप से विकास समझने के लिए हमें इन सभी संरचनाओं को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुंकेसर देखेंगे, पुंकेसर है क्या। उसके बाद में परागकोश की संरचना देखेंगे, लघु बीजाणुधानी की संरचना देखेंगे, लघु बीजाणुधानी का विकास पढ़ेंगे, लघु बीजाणु का संरचना देखेंगे, और उसके बाद में क्या आएगा, नर युग्मक भेद की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ करते हैं, हमारा पहला भाग क्या आएगा, पुंकेसर। पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा भाग कहलाता है, पहली बात, क्योंकि नर युग्मक भेद का विकास करेगा इसलिए इसको नर जनन संरचना कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। इस पुंकेसर को हम कौन सा भाग मानते हैं, तीसरा चक्र के रूप में मानते हैं। और किसका भाग है ये, आवश्यक, ऐसा हमने पहले लिख लिया, तीसरा चक्र है ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको वो पुंकेसर की है। इस पुंकेसर का एक लंबा सा तंतुनुमा संरचना पाया जाता है, उसको नाम देते हैं पुतंतु। पुतंतु से एक शीर्षक भाग होगा, उसको नाम देते हैं योजी। ये योजी होगी। और योजी के ऊपर पाई जाने वाले इस द्विपालीबद्ध संरचना को नाम देते हैं परागकोश। योजी और पुतंतु होते हैं वो बंधीय ऊतक है। पुतंतु परागकोश को ऊपर की ओर उठाए रखता है, योजी परागकोश को पुतंतु से जोड़े रखने का कार्य करती है। कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें पुतंतु छोटे आकार के होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़े आकार के होते हैं। पुतंतु की लंबाई बहुत अधिक होती है, लंबी होती है। उस स्थिति में ये जैसे फ्लावर है, एक प्रारूपी की फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं, इस फ्लावर से पुंकेसर बाहर निकले हुए होते हैं। और यदि पुतंतु की लंबाई कम होती है उस स्थिति में ये इस पुष्प के अंदर ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार के हम संरचना दिखते हैं। परागकोश को दूर रखने का कार्य कौन करता है, पुतंतु।
योजी जोड़ने का कार्य करती है। मुख्य घटक कौन सा है इसका? परागकोश। इस परागकोश की संरचना कैसी होती है? परागकोश इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकोश सामान्य तौर पर दो पालियों से निर्मित होता है। जैसे एक पाली ये दिख रही है और दोनों पाली होती है वो योजी से जुड़ी होती है, पाली नंबर 1 और पाली नंबर 2। तो इसको क्या नाम देते हैं? द्विपालित परागकोश। सामान्यतः अधिकांश पादपों में पाए जाने वाला परागकोश कैसा होता है? द्विपालीवत होता है। क्या ये एक पालीवत भी हो सकता है? तो मे भी पॉसिबल है, एक पालीवत संरचना भी पाई जाती है। तो एक पालित परागकोश भी मिलता है, लेकिन चूंकि अधिकांश पादपों में द्विपालित हैं इसलिए एक पालित परागकोश कुछ पौधों में मिलेगा। और उसका उदाहरण कौन सा है? मालवेसी कुल। ये प्रश्न कई बार आता है कि मालवेसी कुल के अंदर पाए जाने वाला परागकोश किस प्रकार का होता है? एक पालीवत। तो ये जो संरचना है वो किसकी है? परागकोश की। जब हम परागकोश की अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये ऊपरी भाग है, कटा हुआ भाग, इससे यहाँ से परागकण है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक पाली ये इसकी, दूसरी पाली इसकी ये है। एक पाली बड़ी होती है और एक पाली होती है वो छोटी होती है। द्विपालीवत संरचना ये होती है। प्रत्येक पाली में परागपुट पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? परागपुट। और उन्हीं परागपुटों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसलिए परागकोश को कभी कभी लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। परागपुट में परागकणों का निर्माण होता है। कितने परागपुट दिखाई दे रहे हैं आपको? एक पाली में 2 और दूसरी पाली में 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। जब द्विपालीवत परागकोश होता है तो कितने परागपुट होता है? 4। इसका मतलब इसमें 4 परागपुट या शतुष्क बीजाणुधानी परागकोश उसको कहेंगे। और यदि एक पालीवत परागकोश है तो बीजाणुधानियों की संख्या या परागपुट की कितनी संख्या होगी? 2। तब उसको नाम देते हैं द्विलघु बीजाणुधानी या द्विक परागपुट परागकोश। यहाँ तक कंप्लीट हो गया परागकोश की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि परागकोश विकसित कैसे होता है। उसके बाद में पढ़ेंगे इस परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है। परागकोश का विकास कैसे होता है? तो पुतंतु के शीर्षस्थ भाग की कोशिका है। ये शीर्षस्थ भाग की कोशिका है जो कि सभी कोशिकाएं समान आकार की होती है। उसको हम होमोजीनस या सममांगी कोशिका कहते हैं। इन सममांगी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ होता है। विभाजन होने से कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इसके बाद में एक परिणत विभाजन होता है। परिणत का विभाजन का मतलब क्या होगा? परिधि के समांतर, जिसके फलस्वरूप एक बाह्य परत का निर्माण होता है। ये एक बाह्य परत। इस बाह्य परत को यहाँ पर एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। और आंतरिक जो कोशिकाओं का समूह है उनको कोशिकाओं को नाम देंगे प्रसूतक कोशिका। तो कितने प्रकार की कोशिका बन गई? 2 प्रकार की, प्रसूतक कोशिका और एपिडर्मिस। फिर विभेदन इस प्रकार से होता है कि 4 परागपुट का निर्माण होता है। इसी संरचना के अंदर इस क्षेत्र की कोशिका अलग ग्रोथ करती है, इस क्षेत्र की अलग करेगी, यहाँ की अलग करेगी और यहाँ की अलग करेगी। तो ये जो कोशिकाओं का समूह होता है परप्रसूतक कोशिका, जो कि सामान्य तौर पर एक से अधिक कोशिकाएं होती है, उनको क्या नाम देते हैं? प्रप्रसूतक कोशिका। प्रत्येक प्रप्रसूतक कोशिका से किसका निर्माण होगा? 4 परागपुट का निर्माण होगा। ये 4 परागपुट किस में पाए जाते हैं? द्विपालीवत परागकोश में। तो प्रारूपी की बात करें तो इसकी डायग्राम बनाए जाते हैं। उसके बाद में एपिडर्मिस कोशिकाओं में फिर परिणत विभाजन से अलग अलग परतों का निर्माण होता है, जो इसकी आवरण कोशिकाएं कहलाती हैं।
हम जब इसका कोशिकीय डायग्राम बनाएंगे तो इसकी विस्तृत संरचना में समझ में आ जाएगी। तो आवरण का निर्माण किया। प्रप्रसुप्त कोशिका जितनी भी होती है वो इसके आंतरिक भाग में स्थित है। इन सभी कोशिकाओं को बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। क्या नाम देंगे? बीजाणु जन कोशिका। और बीजाणु जन कोशिका अठसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। इन पालियों को जोड़ने का जो कार्य करता है ये मध्य वाला भाग यूजी कहलाता है। इस प्रकार से एक तितली के आकार की संरचना निर्मित होती है, इसको हम परागपुट कहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रप्रसुप्त कोशिकाएं होती है वो एक से अधिक होती है। जब एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर के किसी एकल बीजाणुधानी, चाहे इसका एकल बीजाणुधानी का विकास करती है, तब हम इस प्रकार के बीजाणुधानी के विकास को क्या नाम देते हैं? विकास को कहते हैं इसको यूस्पोरेंजिट प्रकार का, यूस्पोरेंजिट प्रकार का विकास। दो प्रकार का विकास होता है बीजाणुधानी के संबंध में। एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजिट, वह विकास की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एकल कोशिका संपूर्ण बीजाणुधानी का निर्माण करती है। और दूसरा होता है यूस्पोरेंजिट प्रकार का, जिसमें एक से अधिक कोशिका जो समांगी है, एक ही प्रकार की, वो कोशिका मिल करके किसी एकल बीजाणुधानी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से परागकोश का विकास है वो किस प्रकार का है? यूस्पोरेंजिट प्रकार का। सभी परतें जब बन जाती है तब परागकोश का निर्माण होता है। परागकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है इसका एक हम लेआउट देखते हैं। परागकोश को निर्मित करने वाली कोशिकाओं क्या नाम जाता है? प्रसूत कोशिका कहेंगे। ये कोशिका है एपिडर्मिस कोशिका से ढकी रहती है। क्योंकि एक से अधिक कोशिकाएं बीजाणुधानी के निर्माण में भाग ले रही है, इसलिए इसको सुबीजाणुधानी या यूस्पोरेंजिट प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। प्रप्रसुप्त कोशिकाएं सबसे पहले परिणत विभाजन द्वारा के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है। परिणत विभाजन क्या होता है उसको देख लीजिए। जैसे ये एक कोशिका है, इस कोशिका से फिर दो कोशिका बनी, दो से चार कोशिका बनी, आगे बन सकती है। तो ये जो अनुप्रस्थ विभाजन, अनुदित्रीय विभाजन, अब जो विभाजन हो रहा है वो परिधि के समांतर हो रहा है। किसके समांतर हो रहा है? परिधि के समांतर। इस विभाजन को नाम देते हैं परिणत विभाजन। इस विभाजन के द्वारा क्या बना? एक तो बाह्य परत का निर्माण हुआ और एक आंतरिक परत का निर्माण हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी एक बाह्य परत और आंतरिक परत। तो एक तो हुआ बाह्य परत, और जो दूसरी कोशिका बनी हुई कौन सी बनी हुई? आंतरिक परत। आंतरिक परत। बाह्य परत की कोशिकाओं को नाम देते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या कहेंगे? भित्तीय कोशिका, पेराइटल सेल्स कहते हैं। इस भित्तीय कोशिका से किसका निर्माण होगा? एपिडर्मिस बनेगी। तो एपिडर्मिस तो पहले से बनी हुई थी, वो भी इसके बाहर की ओर होगी, एपिडर्मिस होगी। दूसरे नंबर पर अंतस्त्वचा या अंतःथीसियम कोशिका पाई जाएगी, दूसरी परत अंतःथीसियम। तीसरी होगी वो मध्य परत कहलाएगी, और चौथी परत होगी उसको नाम देंगे टेपिटम, या हिंदी में कहें इसको पोष उत्तक या पोषक उत्तक। तो जो सबसे बाह्य परत बनी है, कौन सी बनी? प्राथमिक भित्ति कोशिका। उस भित्ति कोशिका से किसका निर्माण हुआ? उससे चार प्रकार की परतें बनी, एपिडर्मिस, अंतःस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। ये परागकोश के आवरण का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसको नाम देते हैं भित्ति कोशिका। आंतरिक परत की जो कोशिका होगी उसको नाम देंगे प्राथमिक
बीजाणु जन कोशिका, क्या नाम दिया? प्राथमिक बीजाणु जन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इनसे समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होगा? बीजाणु जन कोशिका बनेगी। बीजाणु जन कोशिका से किसका निर्माण होगा? बीजाणु जन कोशिका से होगा बीजाणु मात्र कोशिका। बन गई यहाँ तक। बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, क्या आप बता सकते हैं कि इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये कोशिका कौन सी होगी? द्विगुणित होगी या अगुणित होगी? तो कौन सी होगी? द्विगुणित होगी। हमेशा द्विगुणित कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्विगुणित कोशिका में अर्थात बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित कोशिका बनेगी। उस अगुणित कोशिका को क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु। इस प्रकार से प्रप्रसूतक कोशिका के द्वारा एक पूर्ण विकसित परागकोश का निर्माण हो जाता है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। इस संरचना को लघु बीजाणुधानी इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये लघु बीजाणुओं को धारण करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में नर युग्मोद्भिद के भाग फर्स्ट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है? पुंकेसर क्या होता है और परागकोश का निर्माण कैसे होता है, परागकोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। परागकोश को निर्मित कर चुके हैं, इसका विकास हो चुका है। अब इसकी संरचना कैसे होगी? संरचना का तात्पर्य क्या होगा? एपिडर्मिस कैसे पाई जाएगी, किस प्रकार की होगी, अंतःस्थिशियम कैसी होगी, मध्यप्रत की कोशिका कैसे होगी, टेपिटम क्या होगा, क्या कार्य करेगा, आंतरिक परत के अंतर्गत लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका कैसे होगी। उसके बाद में इस बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु का निर्माण अर्थात लघु बीजाणु जनन कितने प्रकार का होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।